वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। युक्ति आईज के द्वारा जो सीरीज चलाया जा रहा है, एक ईयर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों, महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो सीरीज है, उस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक हो चुका था। आज हम लोग बात करेंगे 11 से लेकर 20 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो जनवरी से मार्च 2021 तक शामिल है। हालांकि इस सीरीज में आप लोगों को जनवरी से मार्च तक में जितने भी प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, 50 प्रश्नों को शामिल किया गया है। अप्रैल से लेकर जून तक जो 2021 होगा, उसमें 50 प्रश्न उसमें भी शामिल होंगे। इसी तरह जुलाई से सितंबर में भी 50 प्रश्न, और लेकर ये अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी से जून 2022 तक 50 प्रश्न जो एग्ज़ाम जून तक होने वाले, उसको ध्यान में रखकर यह सीरीज चलाया जा रहा है। यह महत्वपूर्ण VVI प्रश्न होगा, जो आप लोगों को जो भी एग्ज़ाम इस पीरियड में होने वाले हैं, सभी में यह आपको करंट अफेयर्स काम देगा। साथ ही साथ इवनिंग में आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स सीरीज चल रहा है, जिसमें एक्सप्लेनेशन और प्लस उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न, 5 प्रश्न कराए जाते हैं जो संभावित प्रश्न होते हैं। तो वो भी सीरीज आप लोग शामिल होइए। उस सीरीज में आप लोगों के लिए देखिए युक्ति आईएएस इसी रूप से काम कर रहा है। साथ में सीसेट भी आप लोगों के लिए प्रारंभ कर दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं, संबंधित सभी चीज़ों को अपने अध्ययन श्रेणी में शामिल कीजिए। जो आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको उससे हेल्प होगा। तो आगे इससे बढ़ते हम लोग हैं। मेरे बारे में कुछ आप लोग, इससे पहले आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। जो अभी हमसे जस्ट जुड़े हैं चैनल पर, वो ज़रूर चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और जो हमारे पुराने लिसनर हैं, व्यूअर हैं, वो चैनल को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। और युक्ति आईएएस जो आप लोग के लिए प्लेटफॉर्म लेकर आया, सारगर्भित रूप से चीज़ों को सामने लाने के लिए, टू दी पॉइंट बात करने के लिए, एग्ज़ाम ओरिएंट टॉपिक को कवर करने के लिए, तो इसमें हम लोग सफल हो सके। इसलिए आप लोग का सहयोग बहुत ज़रूरी है, ताकि और भी हम आगे जो प्लान किए उसे एग्जीक्यूट किया जा सके। चलिए, बेल आइकन सभी जरूर बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा, ताकि आप लोगों को बहुत सी चीज़ें नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। नेक्स्ट हम लोग मेरे बारे में आप लोग अबाउट मी जान सकते हैं, क्या मैं किस रूप से आप लोगों के लिए किस रूप में शामिल हूँ। तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर चुका हूँ हिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। 6 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन क्लासेज और ऑनलाइन क्लासेज के लिए। टू दी पॉइंट में बात करता हूँ, टॉपिक पर रहता हूँ, इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं करता हूँ, ताकि आप लोगों को कम समय में अधिक चीज़ों को सीख सके। साथ ही साथ आप लोगों को मैं 3 टाइम इंटरव्यू फेस किया हूँ। ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेता हूँ, लोक प्रशासन, और जीएस के पेपर में आप लोगों को मैं हिस्ट्री का मॉडर्न पार्ट अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री में मैं लूँगा। साथ ही साथ पॉलिटी, IR और करंट अफेयर्स जो होगा, जो करंट अफेयर्स सीरीज है, जैसे क्वेश्चन है, बहुत सी चीज़ें हैं, उस पर मैं ही कवर करूँगा। इसके साथ साथ मेरे इस प्रोफाइल के साथ साथ मुझे 10,000 प्रश्नों का क्रिएट करने, UPSC और PCS स्तर के प्रश्नों को क्रिएट करने का एक्सपीरियंस भी है। तो इस आधार पर मैं आप लोगों के सामने आया हूं, तो मुझे सपोर्ट कीजिए आप लोग। और जो भी चीज़ें हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस होल्ड जो जिन इस दौरान मैंने किया है, इस अध्ययन और अध्यापन के दौरान, तो मैं उसे ही आप लोगों के सामने लाता हूं। इसलिए मैं इन सब चीज़ों पर आप लोगों के सामने इस क्रिएटिविटी के साथ आ रहा हूं कि जो एग्जाम ओरिएंट चीज़ है, उसी को केवल यहाँ स्टडी कराइए, ताकि कम समय में अधिक स्टूडेंट का उससे बेनिफिट प्राप्त हो। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। युक्ति आईएएस जुड़ने का बहुत सा माध्यम है। युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म आप लोगों को क्या अवेलेबल कराता है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। कि टेस्ट अवेलेबल करा रहा है युक्ति आईएएस हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, वो UPSC हो या स्टेट PCS PT प्लस मेन, दोनों के लिए आप लोगों को टेस्ट अवेलेबल कराता है हिंदी और इंग्लिश में। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऑल गवर्नमेंट जो भी एग्ज़ाम लेती है, गवर्नमेंट, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जो भी एग्ज़ाम लेती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जिसमें SSC, बैंकिंग, रेलवे, UP, बिहार SI, FCI, DRDO, IB और विभिन्न प्रकार के ऐसे बहुत से एग्ज़ाम है जो इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को उपलब्ध होंगे। क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। यहाँ जो भी क्वालिटी आप लोग को यहाँ मिलेगा, और भी बहुत जगह बिरले से ही प्राप्त होगा। तो इसलिए आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप लोग गूगल प्ले स्टोर से आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिए। आप लोगों को लोगो ऐसे मिलेगा देखने को। इस लोगो को ध्यान में रखकर आप ऐप डाउनलोड करके सबमिट होइए। कुछ फॉर्मेलिटी होता है, उसे फिल कीजिएगा और आप हमसे जुड़ जाइए। या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पे भी रजिस्टर्ड नंबर करना होता है, ईमेल करना होता है। तो आप जिस रूप से देखना चाहते हैं हमें देख सकते हैं। साथ ही साथ इस बार कोड को स्कैन कीजिए आपके गूगल स्कैनर से।
और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको बहुत से मेगा क्विज चलाया जा रहा है, जो मेगा बूस्टर क्विज है के नाम से, जिसमें 10,000 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कराया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो जो भी एग्ज़ाम आपको इन दौरान होने वाले जून तक जो भी एग्ज़ाम होगा, वो बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो, तो यहाँ से आप लोगों को प्रश्न, बहुत से प्रश्न देखने को मिलेगा। जो भी टॉपिक यहाँ कवर किया जाएगा टेलीग्राम के क्विज में, टेलीग्राम के क्विज में जो भी टेस्ट अवेलेबल प्रश्न शामिल हो, वो आपको देखने को वहाँ मिल सकता है। इसलिए हमारा टैगलाइन है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग। तो अपने मोबाइल को अभी ही कोचिंग बनाइए, चीज़ों को लेकर टेस्ट अवेलेबल है, तो आप लोग इससे जुड़ सकते हैं। देखिए यूपीएससी का भी सीरीज चल रहा है, तो मैं चर्चा करता हूं, तो जो भी लोग इससे इंटरेस्टेड है तो देख सकते हैं क्या है। इसका फी मात्र रखा गया 1500, 1 साल की वैलिडिटी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल है। तो आप जो भी इच्छुक है स्टूडेंट है, जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है यूपीपीसीएस सीरीज स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी अभ्यर्थी हैं जुड़ सकते हैं। इसमें आप लोगों को 21 टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें आप लोगों को एक टेस्ट फ्री टेस्ट हो चुका है। सब्जेक्टिव टेस्ट 25 को है, तो आप लोग आज ही है टेस्ट, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा जैसे भी होगा। इन सब चीज़ों को आगे हम लोग बात करते हैं। 299 आप लोग का फीस का रखा गया, जिसमें 21 आप लोग को पीडीएफ भी दिया जाएगा, वीडियो एनालिसिस भी किया जाएगा, सभी चीज़ यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। 67 बीपीएससी भी चल रहा है, तो इसे भी आप लोग देख लीजिए, रनिंग फेज में है, हाफ हो चुका है। जो स्टूडेंट कम समय में अधिक नॉलेज को गेन करना चाहते हैं तो यहाँ जुड़ सकते हैं, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए, ये जो भी स्टूडेंट है, नए हैं, न्यू स्टूडेंट है या ओल्ड स्टूडेंट है, दोनों के लिए मेगा ये जो लूसेंट बूस्टर एमसीक्यू चलाया जा रहा है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रख के हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें आपको 600 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा। लूसेंट के टॉपिक वाइज टॉपिक में जो कवर किया गया, टॉपिक वाइज क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया गया है, जो महत्वपूर्ण श्रेणी का है। आप इसे जरूर ज्वाइन करिए, ताकि आपका जो जीएस का टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाए, और एग्ज़ाम में रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दीजिए और उसे क्रैक कीजिए। इसका मात्र फी 199 रखा गया, जिसमें आप लोगों को वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा, साथ में पीडीएफ अवेलेबल कराया जाएगा, और जो टेस्ट आप दे सकते हैं ऐप या वेबसाइट पर, दोनों जगह आप टेस्ट दे सकते हैं। तो इसे 3 तरह से आप लोग को उपलब्ध कराया जाए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। प्रश्न जैसे ही आता है आप उसे पढ़िए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग किसी चीज़ को समझ पाइएगा, उसके आंसर को एनालिटिक बना पाइएगा। तो इसके लिए आप उन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। यह महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज चल रहा है, जिसमें आप लोगों को जनवरी से मार्च तक इन टॉपिक से प्रश्न जब भी पूछे जाएंगे, तो ये सब प्रश्न ही होने चाहिए, जो एक्सपीरियंस होल्ड के आधार पर बता रहा हूँ। 11वें नंबर प्रश्न में है, पंख अभियान की शुरुआत किस तिथि को किया गया था। देखिए, इस प्रकार का जो अभियान होता है उससे संबंधित प्रश्न आपको पूछा जाता है, क्योंकि उससे कुछ न कुछ सरकार की योजना, उस डेट से रिलेटेड कुछ मंशा होती है, उसको प्रमोट करने के लिए, या उससे संबंधित कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसको याद दिलाने के लिए इन सब योजनाओं को आगे उस डेट को ही चलाया जाता है। तो कोई भी महत्वपूर्ण योजना हो जो माइल्ड स्टोन स्थापित करता है, उनसे संबंधित डेट ही आप लोग जरूर याद रखिए, उससे रिलेटेड और भी क्या टॉपिक कवर हो रहा है। तो जैसे पहला ऑप्शन है 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी, लगातार है। तो किस जनवरी को कराया गया, तो ऑप्शन ए आप लोगों का सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 24 जनवरी को। क्यों? क्योंकि इस दिन आपको बालिका दिवस मनाया जाता है, इसलिए राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है। तो ध्यान रखिएगा, यह मध्य प्रदेश की पंख योजना मध्य प्रदेश की है। ये भी प्रश्न आपको पूछ सकता है कि पंख अभियान किस राज्य से संबंधित या किस राज्य द्वारा शुरू किया गया, प्रारंभ किया गया। प्रश्न के कोई भी रूप हो सकते हैं, उसे आप लोगों को किस रूप से आप उसे अपने अंदर नॉलेज में शामिल करते, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे कोऑर्डिनेट कितने टॉपिक को और कवर करते हैं, सब टॉपिक को, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले बताइए, ये लगातार कितने वर्षों से एमपी के मुख्यमंत्री है। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछ सकता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसी के अवसर पर एक नई योजना पंख अभियान की शुरुआत की गई एमपी राज्य के सरकार के द्वारा। इस योजना को बालिका के सशक्तिकरण और विकास के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किया गया है। तो आप एक प्रश्न और यहाँ आप लोग को मिल जाएगा,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सी योजना है? तो पंख ही अभियान रहेगा, और भी 2-4 अभियान का नाम दे देगा जो इससे रिलेटेड नहीं होगा, या हो भी सकता है बिहार है, इससे रिलेटेड कोई प्रश्न और भी होंगे स्टेट को, वो भी कवर कर सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो सभी एंगल से आप लोगों को प्रश्नों को देखना है ताकि आप किसी भी प्रश्न को छोड़े नहीं। एक प्रश्न को पढ़िए, सारे कोऑर्डिनेट प्रश्नों को कवर कर लीजिए। नेक्स्ट है, इसे याद जरूर रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का पंख अभियान का मुख्य उद्देश्य किशोरी बालिकाओं, देखिए ध्यान रखिएगा, किशोरी बालिकाओं के लिए यह है, जिसमें प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, जागरूकता, पोषण, न्यूट्रिशन, नॉलेज, जानकारी और हेल्थ है या हाइजीन, स्वास्थ्य या स्वच्छता को ध्यान में रखकर बनाया गया है, क्योंकि यह महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, उनके स्वास्थ्य और हाइजीन, क्योंकि उनको जो वयस्क महिला होते हैं उनको इससे संबंधित जागरूकता की जरूरत होती है, इसलिए यह अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सुरक्षा को लेकर इसको ध्यान में रखकर बनाया गया है इस योजना को, उनसे संबंधित बहुत से महिला सुरक्षा से संबंधित अवेयरनेस, किसी मुद्दे को लेकर जागरूकता, किसी बीमारी को लेकर जागरूकता, या कुछ भ्रांतियाँ उसको जागरूकता फैलाने के लिए इससे संबंधित आप लोगों को। और महिलाओं में न्यूट्रिशन को लेकर, बहुत पोषण को लेकर बहुत समस्या देखने को मिलती है वर्तमान तक भी। अभी भी बहुत से माँ बाप के द्वारा बेटा और बेटी में अंतर किया जाता है। हालांकि बहुत बेटी बचाओ बेटी अभियान के बाद जो योजनाएं चलाई गई है, बेटी पढ़ाओ, तो इससे संबंधित जागरूकता बढ़ी है, पर अभी भी बहुत जगह आप लोगों को ये देखने को मिलेगा महिलाओं में पोषण का स्तर अभी भी कम है वनस्पत पुरुष बालकों के। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार के जन जागरूकता अभियान जरूरी हो जाता है, लोगों को उससे अवगत कराना, तो ही तो हम उससे मोटिवेट होकर काम और करेंगे। तो इसलिए मध्य प्रदेश के वर्तमान साथ में याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछ सकता है, जैसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? मंगू भाई पटेल। ये आप लोगों को इनकी नियुक्ति कब हुई है आप लोग बताइए। इसका लिस्ट मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि कितने राज्यपाल की नियुक्ति इस वर्ष की गई है, तो आप बताइए इनकी नियुक्ति कब हुई है और कब की गई है। तो ये सब प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। कब से बने? 23 मार्च, लास्ट जो बने हैं 23 मार्च 2020 से उनका कार्यकाल वर्तमान तक है। आगे कब तक रहेगा वो आगे ही बताएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पर प्रश्न है, कमेंट आप कर सकते हैं इसका आंसर को। भारत का प्रथम जेंडर पार्क किस राज्य में खोला गया? इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट पर रखिएगा, प्रश्न यह पूछ सकता है। पहला है कर्नाटक, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है केरल। तो सही उत्तर बताइए। सही उत्तर आपको इसका केरल हो जाएगा। केरल में इस प्रथम जेंडर पार्क खोला गया है। देखिए जब द जेंडर पार्क आपको खोला गया है, इसका सिंबल याद रखिएगा 8 है, 8 का सिंबल है, तो आप लोगों को याद रखना है। ये भी पूछ सकता है UN वुमेन के द्वारा संचालित किया गया है जेंडर पार्क के संदर्भ में, तो कौन सी संस्था है, ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट हम लोग ये भी याद रखिएगा ये किसके अवसर पर खोला गया था? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और जेंडर इक्वलिटी के संबंध में आपको 2021 का सबमिट हुआ था, उसी के दौरान यह खोला गया था केरल में। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सारी चीज़ तो मैं बता दिया पहले ही, क्योंकि उसी से बहुत सी चीज़ों को कवर किया गया, बस कुछ पैसों का है, देख लीजिए। कहाँ खोला गया ये भी पूछ सकता है, कहाँ पर? तो केरल के कोझिकोड शहर में यह खोला गया है। 300 करोड़ के लागत से 3 टावर स्थापित किए गए। जेंडर पार्क लॉन्च किया गया जो पूरी तरह तैयार है। पार्क जेंडर इक्वलिटी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण, तो समझिए ये इसका दूसरा संस्करण था। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जेंडर इक्वलिटी का दूसरा संस्करण था, उसी के अवसर पर यह जेंडर पार्क खोला गया। तो ये भी आपको एक प्रश्न बनाता है कि किसके अवसर पर जेंडर पार्क का उद्घाटन किया गया, खोला गया। इस प्रकार के भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। इस पार्क का उद्घाटन 11 से 13 फरवरी के बीच केरल के मुख्यमंत्री जो थे पिनाराई विजयन, उनके द्वारा किया गया था। यह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जेंडर इक्वलिटी यानी ICGE, देखिए यही है, 2021 के दूसरे संस्करण के साथ प्रारंभ हुआ था। संस्था याद रखिएगा, इसका लोगो याद रखिएगा, और डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड के द्वारा कराया गया। चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इससे संबंधित संस्था है, उसके द्वारा कोऑर्डिनेट कराया जा रहा है। तो ये देखिए 6-7 प्रश्न आपको यहाँ से बनेंगे, तो इस प्रकार से आप लोगों को तैयारी करनी है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, 13वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। 13वां नंबर का प्रश्न आप लोग आंसर दीजिए, आंसर जरूर दीजिए, ताकि और भी आप लोग बेहतर तरीके से अपने करंट अफेयर्स को करिए। करंट अफेयर्स उन टॉपिकों को कवर किया जो सबसे इम्पोर्टेंट है।
इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। विश्व यूनानी दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, या यूनानी दिवस का डेट कौन है, ये भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। किसके संदर्भ में मनाया जाता है, किसके याद में बनाया जाता है, और ये कौन सी संस्था भारत की मनाती है, ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। 11 फरवरी, 12 फरवरी, 14 फरवरी, 16 फरवरी किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर आपको 11 फरवरी होगा। 11 फरवरी होगा। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके निवारक और उपचारक दृष्टिकोण के जरिए यूनानी चिकित्सक पद्धति के मदद से स्वस्थ देखभाल सेवा मुहैया कराना और जागरूकता फैलाना है, या जागरूकता को बढ़ावा देना। प्रत्येक वर्ष प्रसिद्ध यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो प्रश्न एक यहाँ भी बनता है, विश्व यूनानी दिवस निम्नलिखित में से किसकी जयंती पर मनाया जाता है, या किसकी जयंती के अवसर पर यह प्रारंभ किया गया। तो यह याद रखिएगा, हकीम अजमल खान। तो याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछ सकता है। प्रथम यूनानी दिवस वर्ष 2017 में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यूनानी चिकित्सा हैदराबाद में मनाया गया था। तो यह भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न पर। 14वें नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग। तब तक मैं पेन सिलेक्ट कर लूँ। चलिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा पेय जल सर्वेक्षण शुरू किया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल संकट के संदर्भ में यह संसाधन को उपलब्धता को बरकरार रखने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। तो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, यह जरूरी हो जाता है। तो आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय है, या सूचना प्रसारण मंत्रालय है, या ग्रामीण विकास मंत्रालय, या स्वास्थ्य मंत्रालय। ये 4 मंत्रालय, उसमें से कौन मंत्रालय के द्वारा, तो आपको आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय है, उसके द्वारा यह पेयजल सर्वेक्षण अभियान शुरू किया गया है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिए, जो एक्सप्लेनेशन है बस टॉपिक को कवर करने के लिए है। इसका जो बैकग्राउंड सब होगा तो उसे और भी हम लोग कवर करते रहेंगे। तो ध्यान में रखिए, ज़्यादा चीज़ों को नहीं करना, उतना ही करना जो एग्ज़ाम ओरिएंट हो। बहुत ज़्यादा पढ़ कर नहीं जाना। जितना यहाँ बताया जा रहा, अगर उसका 50% भी आप लोग कर लेते तो अपना जो कट ऑफ स्कोर है उससे कहीं अधिक रहिएगा। आप लोग उन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। एक्सपीरियंस होल्ड जो करते हैं, लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके द्वारा प्रश्नों का चयन किया जाता है, उनके द्वारा एक्सप्लेनेशन को देखिए। ईरर यहाँ बहुत कम मिलता होगा आप लोगों को। शब्द में ईरर हो सकता है क्योंकि वो टाइपिंग वाले भैया जी का थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो इसलिए उनको क्षमा योग कीजिए आप लोग। वो भी अपने अपने फील्ड में आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग नए भी हैं, हर चीज़ को सीखना पड़ता है। तो थोड़ा सा ध्यान में हम टू दी पॉइंट सच्चाइयों को लेकर बात बोलते हैं, कुछ बनावटी नहीं है। जो चीज़ें यहाँ पर जो दिया जाएगा एग्जाम में आपको हूबहू मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। तो 16 फरवरी 2021 को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत पायलट पेयजल सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया। किस मंत्रालय द्वारा, कब किया गया, 16 फरवरी। ये डेट याद रखिए। और साथ में आप लोग एक और चीज़ है, आप लोग यूट्यूब पर कम्युनिटी का सेक्शन जरूर देखिए। वहाँ आज ही बहुत से टॉपिक को कवर किया गया जो एग्ज़ाम ओरिएंट हो सकता है। आप लोग उससे तो ज़रूर मत छोड़िएगा। क्यों? क्योंकि वो आपको बहुत ही फायदे देगा आपको आने वाले एग्ज़ाम में। आप लोग वहीं से आपको बहुत से 10 से 15 प्रश्न आप मान के चलिए करंट के, आपको वहाँ से भी कवर हो सकते हैं। जितने आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे उसी का करंट आपको दूसरे जगह बनता है, वो हम लोग शब्दों में पिरोते हैं। तो ये चीज़ आप लोग कम्युनिटी का सेक्शन जरूर देखना चाहिए, वहाँ बहुत से चीज़ों को कवर किया गया है। जैसे आज आप लोगों को जाके देखिए क्या है नहीं है, किस रूप से वहाँ शामिल किया जा रहा है शब्द के साथ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इन परियोजनाओं को हेतु सरकार द्वारा वित्त पोषण 3 चरणों में किया जाता है। जैसे 20-40-40 के अनुपात में किया जाता है। तो अनुपात आपका इससे सर्वेक्षण का अनुपात पूछ सकता है वित्त पोषण का, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अनुपात को भी ध्यान रखना है। यह सर्वेक्षण आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोची, मुदुरै, पटियाला, रोहतक, सूरत, तुमकुर जैसे 10 शहरों में शुरू किया गया। पायलट योजना है, ध्यान में रखिएगा। पायलट योजना अर्थात किसी बड़ी योजना को लागू करने से पहले छोटे जगहों पर, छोटे स्तर पर 5 हो, 10 हो, 50 हो, इस तरह शहरों का चयन करके उस योजना का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखकर फिर उसे पूरे भारत में लागू किया जाएगा। इसीलिए उसे पायलट योजना के तौर पर जाना जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको पूछ सकता है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15वां नंबर का प्रश्न क्या है, कमेंट करिए तब तक, जब तक मैं पेन सेलेक्ट कर रहा हूँ। 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किस तिथि को किया गया? 31 जनवरी, 2 फरवरी, 4 अप्रैल या 31 मई को? तो ध्यान रखिएगा, रेशम मेला है तो 31 जनवरी से संबंधित कुछ इन डेट से संबंधित में कितनी बार बोला है, कोई भी योजना शुरू किया जाता है वो डेट इंपॉर्टेंट रहेगा तो ही योजना इस रूप से शुरू किया जाता है, खास है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 31 जनवरी। क्यों इंपॉर्टेंट है? किसी से छुपा नहीं होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जरूरी है, इसलिए ध्यान में रखना है, इन सब चीज़ों को कवर करते रहना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केंद्रीय कपड़ा जो मंत्री थी स्मृति ईरानी। तो ध्यान रखिएगा, मंत्री का नाम आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर बिहार यूपी जैसे स्टेट में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है, रेलवे में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सभी जीएस जहाँ भी पाठ होता है तो मंत्रियों का नाम, जो महत्वपूर्ण मंत्री विभाग जो मंत्रालय हैं उसका नाम जरूर याद रखिएगा। यह 31 जनवरी से 4 फरवरी 2021 के बीच शुरू किया गया है, तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है कितने कितने दिनों तक के लिए। यह आप लोग को 5 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसका वर्चुअल पोर्टल के 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला का उद्घाटन किया गया। क्योंकि इस समय कोविड का महामारी कारण भारतीय निर्यात संवर्धन परिषद के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस मेले का भारत सबसे बड़ा रेशम मेला कहा जाता है। तो प्रश्न आपको पूछ सकता है, भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला। भारत एकमात्र विश्व का एकमात्र ऐसा देश है, नोट आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन के साथ, कि भारत एक विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो रेशम की सभी प्रकार की किस्मों, शहतूत, तरी, एरी, तसर और मूंगा, 4 प्रकार होता है रेशम उत्पादन का विभिन्न, इसमें चारों का उत्पादन भारत में किया जाता है। तो प्रश्न आपको इस रूप से भी पूछ सकता है, चारों रेशम के चारों प्रकार का उत्पादन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है? तो ये केवल भारत में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं, 16वां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 16 नंबर प्रश्न का कमेंट आप लोग कर सकते हैं, आंसर क्या होगा। तो फरवरी 2021 में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, जिसे आदि महोत्सव के रूप में जानते हैं, का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिल्ली या नई दिल्ली, कोई भी दे सकता है, पटना, रांची, रायपुर। तो याद रखिए इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ए होगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित किया गया आदि महोत्सव। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या है। उपराष्ट्रपति के द्वारा इस मेले का उद्घाटन किया गया, आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, वेंकैया नायडू हैं। ये बताइए कमेंट बॉक्स में, क्रम में ये कितने क्रम के उपराष्ट्रपति हैं, और व्यक्तिगत रूप से अर्थात चेहरे के रूप में कितने क्रम के राष्ट्रपति हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर होता है, तो इसलिए आप लोग ये सब कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दिल्ली के आईएनए हाट, दिल्ली हाट में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया। तो याद रखिएगा कहाँ, आईएनए दिल्ली हाट में। आदि महोत्सव 2021 1 से 15 फरवरी 2021 तक किया जाएगा या किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य देश भर के आदिवासी समुदाय को समृद्ध विविध शिल्प और सांस्कृतिक एक मंच प्रदर्शन करना है। आदि महोत्सव का आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ, जिसे ट्राइफेड बोला जाता है, ट्राइफेड के द्वारा शुरू किया जाता है या जा रहा है, इस रूप से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो कौन सी संस्था इसे ऑर्गेनाइज कराती है? तो ये ट्राइफेड कराती है। आदि महोत्सव का प्रथम आयोजन जो था 2017 से शुरू किया गया। देखिए इसका भी आयोजन वर्ष 2017 से प्रारंभ हुआ है, और तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, देखिए ट्राइफेड के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो अतिरिक्त जानकारी था, जिसे इससे आप लोगों को जरूर जाननी चाहिए, ताकि आप लोग एग्जाम में थोड़ा इससे संबंधित कुछ चीज़ों को समझ सके। ट्राइफेड इंडिया का यह है, ट्राइफेड इंडिया के द्वारा कराया गया है। आदि महोत्सव सेलिब्रेट इन स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट कल्चर एंड कंसाइन कॉमर्स के संदर्भ में है। 1 to 15 फरवरी 2021। देखिए लोगों, यहीं से तो आपको सारा प्रश्न है। आप लोगों को यहाँ पर 1000 आर्टिस्ट और स्टोरीज यहाँ पर कवर किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये भी एक प्रश्न बनता है। आप लोगों को 2 प्रश्न इसमें से मिल जाएगा, कितने आर्टिस्टों का यहाँ पर
प्रमोट किया गया, कितने जो स्टोरीज थे आदिवासियों से संबंधित स्टोरीज उसको प्रमोट किया गया है। तो प्रश्न यहाँ ये पूछ सकता है। तो ये पिक्चर आप लोग देखिएगा, यह ऑथेंटिक सोर्स है के द्वारा लिया गया, ट्राइबल्स इंडिया के द्वारा अर्थात ट्राइफेड से लिया गया है ये। अब ट्राइफेड के बारे में कुछ जान लीजिए। यहाँ से बार बार आप लोग को हर प्रत्येक जगह जब भी जनजातीय मामले आएंगे, इस संस्था का मामला आप लोगों को संस्था के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्राइफेड वर्ष 1987 में अस्तित्व में आया था। तो कब आया था? 1987। एक डेट याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, ध्यान रखिएगा। इससे महत्वपूर्ण वर्ष कुछ वर्षों के जो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं याद करने के लिए कि इस वर्ष भारत में स्पेशल क्या खास रहा था। नेक्स्ट है ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संचालय है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा किस मंत्रालय के तहत? ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय। तो प्रशासनिक नियंत्रण इसका वही करता है। ट्राइफेड का अपना प्रधान कार्यालय नई दिल्ली है और देश में यह विभिन्न स्थानों पर 15 क्षेत्रीय कार्यालय एक नेटवर्क है। यहाँ अपडेट है, कुछ अपडेट आप लोग कर लीजिएगा अपने नोट्स में, कहीं भी होंगे आप लोग नोट्स बनाए होंगे ट्राइफेड के संबंध में। पहले 13 था, 2 नया खुल गया है, तो अब 15 क्षेत्रीय कार्यालय है। ट्राइफेड के वेबसाइट पर ये नया अपडेट आया था, तो जिसे आप लोग जरूर कर लीजिएगा। बहुत से जगह आप लोग को 13 ही संस्थान मिलेगा, तो कहीं भी देखिए तो कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैं यहाँ जो बता रहा हूँ आज जो अपडेट हुआ होगा तब तक, जब तक ये क्वेश्चन बना है तब तक का अपडेट कवर करा दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। नोट आप लोग ध्यान रखना है, जब भी ट्राइफेड की बात होगी और वन महोत्सव के जनजातीय मामलों की बात होगी तो प्रधानमंत्री वन धन योजना और वन धन योजना के संदर्भ में बातें भी की जाएगी, क्योंकि बहुत ही माइलस्टोन यह योजना जनजातीय मामलों के लिए था, जनजातीय समुदाय के लिए। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना या वन धन योजना आप लोग याद रखिएगा 14 अप्रैल 2018 को प्रारंभ किया गया। कब? 14 अप्रैल को प्रारंभ किया गया। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय राष्ट्रीय केंद्रीय स्तर नोडल विभाग के रूप में, राष्ट्रीय स्तर का नोडल एजेंसी के रूप में शुरुआत एक सामाजिक योजना है। यह एक प्रकार का सामाजिक योजना, आदिवासी सभाओं के लिए आजीविका सृजन के लक्षित करना, उन्हें उद्यमों में बदलना, उद्यमियों में इंटरप्रेन्योर बनाना, इससे इसका मुख्य उद्देश्य था। एक चीज और याद रखिएगा, मुख्य रूप से वनाच्छादित जनजातीय जिलों और वन धन विकास केंद्रों के स्वामित्व वाले जनजातीय समुदाय को स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है प्रधानमंत्री वन धन योजना के लिए। तो वन धन विकास केंद्र विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इससे कुछ प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल सकता है, तो इन सब चीज़ों को कवर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 17वां नंबर प्रश्न है। अब वीडियो जल्दी 20 प्रश्न आ जाएगा तो समाप्त हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट करते रहिए जितने भी आंसर आप लोग तो अभी तक हो चुका है। प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग जो है अर्थात भूमि को चिन्हित करने के लिए कितने अंकों का यूनिफाइड कोड जारी करने का सिस्टम शुरू किया है? या तो प्रश्न इस रूप से भी पूछ सकता है, लैंड जो होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए यूनिफाइड कोड किसके द्वारा, किस राज्य के द्वारा जारी किया गया? तो उत्तर प्रदेश दे देगा, बिहार दे देगा, झारखंड दे देगा, MP दे देगा, कोई भी स्टेट दे सकता है। इस प्रकार के भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो कोड में, इस कोड में कितना अंक है? तो 12 अंक है, 14 अंक है, 16 अंक है, 18 अंक है। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आधार में कितना अंक का आधार होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बैंक का जो नंबर होता है, बैंक में कितना नंबर होता है, ये सब प्रश्न देखिए UPSC में भी पूछा गया है। आधार के कितने अंकों का सीरीज होता है। पेन कार्ड आप लोग यूज करते हैं तो पेन कार्ड में कितने अंकों का डिजिट का पेन कार्ड नंबर होता है, ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। 4 को जरूर बताइए, 3 जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। वोटर ID में भी कितना अंक है, तो कोऑर्डिनेट करके आप लोग सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। देखिए ये सब कोई प्रश्न जो बनाता है उसके माइंड सेट में इसी रूप से प्रश्न आता है कि हम लोग करेंट को तो देख रहे हैं, साथ में उससे कोऑर्डिनेट जो है उससे क्या हम लोग देखते हैं। जो एक अच्छा स्टूडेंट है, एक्टिव स्टूडेंट है, उसका यही पहचान है। इससे कोऑर्डिनेट जो भी प्रश्न होगा, हम लोग आधार कार्ड के बारे में कितने जानते हैं, वहाँ से ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं जो UPSC प्रत्येक साल रिपीट प्रश्नों को कवर करता है। तो समझ के देखिए कि स्टेट PCS भी इस रूप से पूछ सकता है, रेलवे भी पूछ सकता है, SSC भी पूछ सकता है, कोई भी एग्जाम पूछ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग को ऑप्शन C इसको मान लेना 16 डिजिट का अंक होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको आंसर सी हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए 16 अंकों का यूनिफाइड कोड यूनिकोड जारी किया है, सिस्टम डेवलप किया है, जिसमें आपको मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों के मामलों की जांच करना, विवादित भूमि को नकली रजिस्ट्री समाप्त करना और लोगों को धोखेबाजी से के जाल से फंसने से बचाना है। तो भूमि सुधार में यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। जैसे आधार कार्ड भ्रष्टाचार को कम करने के लिए एक माइलस्टोन के रूप में काम किया, ऐसे ही भूमि के संदर्भ में भूमि माफियों से बचाने के लिए, रैयतों को जमीन को सही रूप से चिन्हित करने के लिए, और बहुत से प्रकार भूमि से संबंधित विवाद होता है तो उसको समाप्त करने में यह माइलस्टोन साबित हो सकता है। तो यह अब राजनीतिक और प्रशासनिक मंशा पर डिपेंड करेगा, ये किस रूप से जन जागरूकता के रूप में लोगों के सामने आना चाहिए। इससे संबंधित कुछ प्रश्न और भी पूछ सकता है, जिसमें आप लोगों को प्रथम 6 अंक जो होगा जमीन की संख्या निर्धारित होगी 16 डिजिट में, याद रखिएगा 16 डिजिट में जो होगा एक से लेकर आपको 6 अंक तक आप लोग क्या होगा, आपको रजिस्ट्रेशन उसका नंबर होगा। फिर 7 से लेकर 11 तक आप लोगों को 11, जबकि 11 से 14 अंक जो जमीन का डिवीज़न होगा, और अंतिम जो 2 अंक होगा कैटेगरी की जानकारी, किस कैटेगरी की ज़मीन है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये सब प्रश्न आपको पूछ सकता है। कैटेगरी में क्या बांटा गया है कि ज़मीन कृषि है, रिहायशी है या कमर्शियल है। 3 प्रकार का ज़मीन होता है, ज़मीन का उपयोग 3 रूप से किया जाता है, एक कृषि कार्यों में, एक रिहायशी रहने या बसावट के रूप में, या एक कमर्शियल या बिजनेस के पर्पज से ज़मीन को डेवलप किया जाता है, ज़मीन पर बिजनेस डेवलप के लिए उस ज़मीन का उपयोग किया जाता है। तो 3 रूप से आपको याद रखना है, या 2 अंक लास्ट जो होगा इसका कोड दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 18वां नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ से पूछ सकता है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित दिए गए राज्यों में से या केंद्र शासित प्रदेशों में पहला कौन सा ऐसा है जो इसने कार्बन वॉच एक ऐप लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा यह कौन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, राज्य पंजाब, चंडीगढ़ केंद्र शासित, छत्तीसगढ़ राज्य। इसमें से कौन है सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, चंडीगढ़ ने ऐसा कार्य किया है जो कार्बन वॉच करेगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। आपको एक्सप्लेनेशन के रूप में देखने को मिलेगा, चंडीगढ़ किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट, याद रखिएगा किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट की बात कर रहा है। यहाँ ये कॉमर्शियल रूप से फुटप्रिंट की बात नहीं कर रहा है, जहाँ कारखानों में या हम लोग जहाँ से कार्बन आउटपुट होता है उसकी हम लोग आकलन की बात नहीं कर रहे, या व्हीकल से जो निकलता है कार्बन CO2 उसका हम लोग इसकी गणना की बात नहीं कर रहे, केवल व्यक्ति से संदर्भित है। तो चंडीगढ़ किसी व्यक्ति के कार्बन का पता लगाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कार्बन वॉच करने के लिए भारत का प्रथम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो इस प्रकार का ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को सभी के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। देखिए देश के किसी भी व्यक्ति द्वारा इसे एक्सेस किया जा सकता है, पर लेकिन चंडीगढ़ में रहने वाले लोगों को विस्तृत अध्ययन संकलित करने के लिए विशेष विकल्प देता है। तो ये चंडीगढ़ के राज्यों के लिए विशेष है, हालांकि देश के कोई भी नागरिक इसे एक्सेस कर सकता है। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है इसे जान लीजिए। कार्बन फुटप्रिंट विशेष रूप से मानव गतिविधि द्वारा वातावरण को जारी ग्रीन हाउस गैस को विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के रूप में हम लोग आकलित करते हैं, अर्थात कार्बन हम कितना छोड़ते हैं, कार्बन का कितना उपभोग कर रहे हैं, वो हम वातावरण में से मेरे व्यक्ति विशेष के द्वारा कितना आउटपुट किया जा रहा है, वही कार्बन फुटप्रिंट है। चंडीगढ़ के प्रशासक अर्थात जैसे गवर्नर होते हैं राज्यों में, वैसे ही केंद्र शासित प्रदेशों में जहाँ विधानसभा नहीं है वहाँ पर आपको ये पूछा जाता है प्रशासक कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित है। तो ये आपको प्रश्न पूछ सकता है। आपको 19वां नंबर प्रश्न, 2 प्रश्न और रह गया है, तो जल्दी आप लोग इसका कमेंट बताइए, आंसर बता सकते हैं। जैसे आप लोगों का 19वें नंबर प्रश्न का क्या है, हर घर पानी हर घर जल सफाई अभियान की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, बिहार। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको पंजाब होगा। 19वां नंबर का क्या होगा? इसका सही उत्तर पंजाब। हर घर पानी हर घर जल सफाई अभियान, याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या है।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री तथा वर्तमान अभी कौन है मुख्यमंत्री बताइए कि, और किस पार्टी के हाल ही में चुनाव हुआ है, तो चुनाव से संबंधित चीज़ों को कवर कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो पंजाब के पूर्व मंत्री कौन थे मुख्यमंत्री, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे कि सभी ग्रामीण घरों में 100% पीने योग्य पाइप जलापूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकारी अभियान के हिस्से हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की। इस योजना को विश्व जल मिशन, जो विश्व में जल जीवन मिशन, भारत सरकार और नाबार्ड राज्य बजट के द्वारा विकसित किया गया था। कौन कौन सी संस्था है, विश्व जो संस्था है उसके द्वारा, जल जीवन मिशन, भारत सरकार और नाबार्ड के द्वारा। तो ये सब प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न, नॉट लिस्ट, आप लोग हम फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग इसे जरूर देखते रहिए, शेयर करते रहिए और यूट्यूब का कम्युनिटी चैनल है, कम्युनिटी सेगमेंट, उसे जरूर कवर करिएगा। बहुत से करंट आप लोग वहाँ से कवर हो जाएंगे, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर आप लोग काम कीजिएगा। 43वां खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? यह प्रश्न आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण, खजुराहो से संबंधित आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो यह उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में किया गया, गुजरात में या हरियाणा में? तो ऑब्वियसली है मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है, तो मध्य प्रदेश में ही किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन बी मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन के तौर पर 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा पर आधारित है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसे किया गया और मध्य प्रदेश वर्तमान राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। तो याद रखिएगा वर्तमान राज्यपाल कौन है। थोड़ा राज्य यहाँ गलत हो गया, राज्यपाल थोड़ा सा अच्छे से करेक्शन कर लीजिएगा। यह 8 जुलाई 2021 को नव नियुक्त किए गए हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, इनकी नियुक्ति का डेट भी पूछ सकता है 21 के दौरान करंट में। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर के संदर्भ में कुछ आप लोग जानकारी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्थापत्य कला के संदर्भ में। इससे हमारी विरासत पता चलती है कितनी समृद्ध रही थी। हालांकि आज कुछ लोगों के द्वारा भारतीय विरासत को नहीं माना जाता है, वो हमेशा इसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा इसे हर बार प्रश्न के कटघरे में खड़ा किया जाता है। तो इसे आप लोग देखिए। अभी खजुराहो हिंदू और जैन मंदिरों का समूह है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के विंध्य पर्वत श्रृंखला। तो प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है आपको ज्योग्राफी के पार्ट में, हिस्ट्री के पार्ट में, तो करंट के पार्ट में भी पूछ सकता है। खजुराहो मंदिरों का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख अबू रेहान अल बरूनी के लेखनी में मिलता है और तथा अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता के विवरणों में भी मिलता है। दो इतिहासकार रहे मिडावल के, उनके विवरणों में यह मिलता है। प्रथम लिखित साक्ष्य। खजुराहो मंदिर का निर्माण कब किया गया था? 1950 से 1050 ईस्वी के मध्य चंदेल शासकों के द्वारा। तो ये सब भी प्रश्न आपको पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, छोड़ने का नहीं। खजुराहो के मंदिर का वास्तुकला नागर शैली का अद्भुत उदाहरण है। तो यह किस शैली का बना मंदिर है? तो नागर शैली। तो 3 मंदिर था, नागर शैली, द्रविड़ शैली। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। और शिल्पगत सौंदर्य के कारण यूनेस्को ने इस मंदिर को 1986 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में दर्जा दिया या स्थान शामिल किया। अब देखिए खजुराहो मंदिर के संदर्भ में कुछ चीज़ें हैं आप लोग को याद रखनी चाहिए। ये प्रश्न आपको यहाँ से पूछ सकता है। देखिए यही है खजुराहो मंदिर। इसको जब जूम करके आप लोग देखिएगा या यूट्यूब पर जाइएगा, उस पर हिस्ट्रिक चैनल के द्वारा बनाया गया है वीडियो, उसे ज़रूर देखिएगा। इसकी विरासत को क्यों है महत्वपूर्ण यह, तो यहाँ पर कुछ है तो आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है। यह फ्रंट है, ईस्ट है इसका, और वेस्ट ये है। तो ईस्ट से वेस्ट आप समझिए। अर्धमंडप देखिए नागर शैली के जो मंदिर होते हैं उसका सर्वोच्च जो रहता है कलश ध्वज जहाँ रहता है उसे कलश ग्रीवा कहा जाता है। याद रखिएगा, सबसे ऊंची मीनार को कलश कहा जाता है। उसके नीचे जो 3 मीनार का ये मंदिर बनाया जाता है, देखिए, तो जिसे महामंडप बोला जाता है, उसके बीच वाले को अर्धमंडप बोला जाता है, आगे वाले को ये कपोत बोला जाता है। इसे नवगाछ इसे बोला जाता है। गर्भगृह यहाँ था जो सबसे बड़ा ये होगा ऊंचा मंदिर, उसी के नीचे गर्भगृह यहाँ होगा जहाँ देवी देवताओं का आवास निवास स्थापित किया जाता है, उनके मूर्ति और जो भी चीज़ें हों संबंधित गर्भगृह में। वहाँ पर केवल पुजारी के अलावा किसी को जाने की आज्ञा नहीं होती है।
और शिखर देखिए इस रूप से शिखर होता है, यही आप लोगों को आमलक के नाम में पूछ सकता है। ध्वज कहाँ होता है, जंघा किसे कहते हैं, तो जंघा ये जो नीचे का बॉर्डर होता है वही जंघा कहलाता है। अधिष्ठान जहाँ गर्भगृह के जस्ट नीचे होता है अधिष्ठान, तो ये सब प्रश्न पूछ सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखिएगा। नागर शैली में देखिए मंदिर का शैली कैसा रहता था, तो ये आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट आप लोग को द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली का मंदिर कैसा होता था, द्रविड़ शैली के बहुत से मंदिर है, उसका उदाहरण आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और बेसर शैली जो है, बेसर शैली का क्या रहता था, पहले गोल रहता था उसके बाद चौड़ीकरण, इसके दोनों का संयुक्त रूप मिलाकर बेसर शैली का देखने को मिलता है, जिसमें आपको बहुत से जैसे अभी इसका वर्णन मैंने किया वही चीज़ें यहाँ है, तो आप लोग याद रखिएगा मंडप किस रूप से है, आपको ध्यान रखना है, दोनों प्रकार की चीज़ों को कवर कर लेना। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अब तब तक हम लोग को लाइक शेयर करते रहिए और लोगों तक जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि और भी मोटिवेट होकर हम लोग बेहतर तरीके से आप लोगों को सामने आए। साथ ही बेल आइकन जरूर बजाइए, आप लोग पुश कीजिएगा, बजाय उसे बेल आइकन घंटा जो होता है उसे जरूर बजा लीजिएगा, ताकि घंटा बार बार बजता रहे, आप लोगों के पास जो भी हम लोग अपडेट करेंगे आप तक सबसे पहले पहुँचे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, www.yuktiis.in को विजिट कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग युक्ति आईएएस को, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।